नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहर जाना कमाल होता है। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज 12वीं कक्षा का एक सेशन लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। यह 12वीं कक्षा के प्रायिकता चैप्टर से रिलेटेड पूरे के पूरे सेशन होगा। एनसीईआरटी बुक के लेसन 13.1 का हर एक सवाल का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। आइए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं और 13.1 के हर एक सवाल को बताने का प्रयास करता हूं और आप इस वीडियोस को स्किप ना करते हुए पूरा देखें और समझने का प्रयत्न करें, ताकि आप एग्जाम में प्रायिकता से रिलेटेड हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका पहला सवाल क्या कहता है, लिखा हुआ है। इसका क्वेश्चन एक कहता है कि यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE बराबर 0.6, यहां पे एक वैल्यू लिखा हुआ है PE का और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.6। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे PF और PF का जो वैल्यू है वो हो गया आपका 0.3 और P E इंटरसेक्शन F का वैल्यू दिया हुआ है 0.2। तो आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है P E बटा F निकालना है। और इसका एक और सवाल है वो है P F बटा E आपको सॉल्व करना है। ये चीजें हैं। तो इसका मैंने फार्मूला बता रखा है कि पी ई अपॉन एफ का क्या होता है भाई, इसका फार्मूला। तो पी ई अपॉन एफ का जो फार्मूला आपको निकालना है बड़ा ही आसान है। आपको सबसे पहले लिखना है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा जो नीचे में रहता है वही बातें लिखा जाता है। तो अगर आप ये फार्मूला का वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के वीडियोस में जाकर इसका पार्ट 1 देखें, ताकि आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ आ पाए। तो यहाँ पे ई एफ का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0.2 और पी एफ की वैल्यू दिया हुआ है 0.3। इसमें क्या है ना कि ई और एफ का प्रोबेबिलिटी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी प्रायिकता इसका दिया हुआ है। यहां से अगर डेसिमल हम लोग हटा देते हैं तो इसका 10 ऊपर आएगा और इसका 10 ऊपर आएगा, दोनों वैसे भी कट जाएगा, है ना। तो डेसिमल हम लोग डायरेक्ट से इस तरह से काट लिए तो इसका आंसर हमारे पास हो जाता है 2/3, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पी एफ बटा ई निकालना है। तो इसका फार्मूला आप फट से लगाओगे, एफ इंटरसेक्शन ई और बटा में क्या हो जाएगा पीई, है ना। नीचे में क्या आने वाला है, यहाँ पर पीई आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एफ इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन एफ बोलो, बात एक ही रहेगा, 0.2 ही होगा। और पीई का जो यहाँ पे वैल्यू रखा है वो है 0.6। यहाँ से डेसिमल तो ऐसे ही हट जाएगा, 2/6 काट देंगे तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका दूसरा सवाल क्या कहता है, कहता है कि पी ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। यदि पी बी की वैल्यू दिया हुआ है, प्रायिकता ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है और कहता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी मालूम है 0.32 है। ये सेकंड नंबर सवाल कहता है और इसका आपको निकालना है पी ए बटा में बी, यही निकालना है ना आपको। तो बेहद ही आसान सवाल है, आपको चिंता का कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पी ए का वैल्यू खोजने लग जाएंगे। यहाँ पे देखो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया और नीचे में पी बी हो गया। पी ए का कोई काम ही नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो गया 0.32 हो गया। पी बी का वैल्यू कितना है 0.5 है। यहाँ से अगर डेसिमल को हटाया जाए तो नीचे में 100, यहाँ से डेसिमल को हटाया जाए तो 10 तो कट ही जाएगा ना। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, यानी 16/25 इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा क्या कहता है सवाल, कहता है यदि पी ए बराबर पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.8, बेहद ही आसान सा चैप्टर है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है पी बी इज इक्वल टू, पी बी का भी वैल्यू दिया हुआ है
पी बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.5, ये हो गया पी बी की वैल्यू। और पी बी बटा ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, पी बी बटा ए, है ना, पी बी बटा ए, और इसका मान दिया हुआ है 0.4, 0.4। तो आपको इसमें 3 सवाल निकालने हैं। कितने सवाल निकालने हैं? 3। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपको ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये निकालना है। और तीसरा इसका सवाल लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन यूनियन बी, है ना। ये 3 चीजें आपको निकालना है। बेहद ही आसान सवाल है ये, समझना होगा आपको इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करने होंगे कि इसका फार्मूला लिख लो आप, पी बी बटा ए, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होगा बताओ? इसका होगा पी बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे में जो है ना पी ए। अब यहां से क्या होगा, सारे का वैल्यू रख लो, पी बी बटा ए कह रहा है, तो पी बी बटा ए का मान 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बोलता है पी बी इंटरसेक्शन ए कहता है, तो बी इंटरसेक्शन ए का मान रख लो, है ना। ये तो नहीं मालूम तो आप ऐसे ही छोड़ दो, बी इंटरसेक्शन ए हो गया यहाँ पे। और पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.8 हो गया, है ना। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल जाएगा बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू 0.32 निकल जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो गया, 32 हो गया। ये निकल गया हमारा बी इंटरसेक्शन ए। मैंने आपको कहा है कि इंटरसेक्शन बी ए कहो चाहे ए बी कहो, बात बराबर है। तो पहला का आंसर आपके पास हो गया, पहला का आंसर हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32 हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल को अगर देखें तो कहता है हमारे पास पी ए बटा बी का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? पी ए बटा बी का, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं देखूं अगर तो ए बटा बी कहता है, इसकी फार्मूला हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। सबका वैल्यू देखो, इंटरसेक्शन मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो 0 पॉइंट क्या हो गया, 32 हो गया। और पी बी की बात करें अगर तो पी बी का मान दिया हुआ है 0 पॉइंट कितना, 5। डेसिमल हटाएंगे, नीचे में 100, ऊपर में 10, 1 0 कट जाएगा। 16 2 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे 16/25 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे तीसरा सवाल मैं देखता हूं, है ना। नोट्स नहीं करना है आपको, केवल वीडियोस को आप देख लो एक बार, पूरा का पूरा सवाल, है ना। और बाई माइंड आप इसके कैलकुलेशन को समझ लो। उसके बाद आपको पूरे सेशन अटेंड करने के बाद आपको इन सारे का सॉल्यूशन आपके कॉपी में लिखना होगा। तीसरा हमारे पास कहता है कि पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकालो, है ना। तो बेहद ही आसान सवाल है, इसका मैंने आपको फार्मूला बता रखा था कि अगर आपको यूनियन निकालने हैं तो पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन कर लो, है ना। और अगर आपको इंटरसेक्शन निकालने हैं तो आपको माइनस में यूनियन करने होंगे। तो पी ए की वैल्यू हो गया हमारे पास 0.8, और पी बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.5, और इंटरसेक्शन की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 पॉइंट कितना हो गया, 32 हो गए, है ना। यहाँ पे पी ए यूनियन बी की अगर निकालनी थी हमें तो पी ए का मान मैंने रखा 0.8, और पी बी की वैल्यू रखा मैंने 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कहता है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैंने रखा 0.32। तो यहां पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा 8 और 5 कितना, 13। तो ये हो गए हमारे पास 1.3, है ना। 0.8 और 0.5 को ऐड करेंगे तो 1.3, 0.32 हो गया। यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं करना है ना। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है गलत करने का, क्योंकि बच्चा 8 और 5 13 लिख देगा इस तरीके का 0.13, और अब वो टेंशन में रहेगा कि 32 में से ये कैसे घटेगा भाई, माइनस में आंसर आ जाएगा। तो ऐसा है नहीं, 1.3 में से माइनस कर लो आप 0.32, है ना। तो 10 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ हमारे पास 2 बच जाएंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आ गया इसका वो हो गया 0.98 आ गया, है ना। कितना हो गया, 0.98 इसका जो है आंसर हो जाता है। 8 और 2 10, 9 3 12, 1 13, और एक यहाँ के भी हो गए, ये हो गए इसका आंसर। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चौथा सवाल इसका क्या कहता है, चौथा काफी सुंदर सा सवाल है और इंटरेस्टिंग भी है। कहता है कि पी ए यूनियन बी ज्ञात करो। आपको यूनियन ज्ञात करने हैं, है ना। क्या ज्ञात करना है, यूनियन ज्ञात करना है आपको सबसे पहले।
तो देखिए आपका यूनियन यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन कि पी ए यूनियन बी आपको निकालने हैं ये चीजें। अब कहता है यहाँ पे कि टू पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13 है ना, और ये दिया हुआ है, ये सारे के सारे गिवन है। और यहाँ पे लिख रहा है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5 कहता है। क्या कहता है? 2/5 कहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज होगा यहाँ पे वो क्या है कि यहाँ पे से हम लोग अगर सॉल्यूशन देख लें तो कहता है 2 पी ए का वैल्यू कितना होगा, 2 पी ए का वैल्यू कितना होगा, 5 में कितना हो गया 13, तो 5/13। तो यहाँ से पी ए का मान निकाल लो आप, है ना। तो पी ए का यदि मान निकाल लिया जाए तो क्या होगा बताओ, पी ए का मान तो दो तो नीचे आ जाएंगे, तो 2 अगर नीचे आ जाता है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 दूनी 26 हो जाएगा ना जी। तो 5/26 हो गया, ये पीए का मान हो गया, ये आपको समझना होगा बात, है ना। अब यहां से देखो पीबी की वैल्यू तो 5/13 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास पीबी का मान भी हो गया 5/13। आपको क्या निकालने हैं, यूनियन निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको, यूनियन। तो सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन निकालने होंगे, तो इस वाले फार्मूला से आप आ जाओ, पी ए बटा बी, पी ए बटा बी से अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और बटा में क्या हो जाएगा, पी बी। समझना होगा, है ना, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है ये। अब यहाँ पे पी ए बटा बी कहता है, तो पी ए बटा बी की वैल्यू कितना हो गई, यहाँ पे 2/5 हो गया। पी ए बटा बी की वैल्यू कितना हो गया, पी ए बटा बी का वैल्यू 2/5। अब कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कहाँ गया, इंटरसेक्शन आपको निकालने हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो छोड़ दिया मैंने, पी बी कह रहा है, तो पी बी की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी मैंने निकाला, 5 कितना हो गया 13, 5 कितना हो गया 13। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग की हम लोग निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे हो गया 5p ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास 5 2 10 अपॉन क्या हो जाएगा 13। अब यहां से देखो 5 2 10 आ गया, तो हमारे पास p ए इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितना हो गई 2/13, 2/13 हो गया। अब यहां से हमें क्या निकालना है, यूनियन। तो यूनियन अब आसान हो गया ना, जो निकालना था अब वहां पे पहुंच गया मैं। तो अब आपको निकालना है पी ए यूनियन बी, तो इसकी फार्मूला हो जाएगी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन को घटाना है, इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन को घटाना है, बेहद ही आसान बात है। तो यहाँ पी ए का मान कहता है, तो पी ए हमारे पास हो गया 5/26, और पी बी की मान हो गई यहाँ पे 5/13, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना हो गया 2/13, तो यहाँ मैंने लिखा 2/13। अब यहाँ देखो इन सारे का आप चाहो तो एलसीएम कर लो, कैलकुलेट कर लो, है ना। तो 26 हो गए यहाँ पे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 10, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 10 और 5 15, 15 में से 4 चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 11/26 इस क्वेश्चन का हो जाता है। कहता है आपके पास कि यदि पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 6/11, पी बी का मान 5/11 और पी ए यूनियन बी का वैल्यू 7/11 है, तब आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए बटा बी और पी बी बटा ए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आपको पहले फार्मूलाज लिख रहे हैं, है ना यहाँ पे, और आपको पता ही होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लगाते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसका मतलब है कि यूनियन माइनस करना होगा। यूनियन क्या करना होगा, माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, है ना। बेहद ही आसान और सिंपल सा सवाल है ये। पी ए की वैल्यू अगर बात करें तो ये 6/11 हो गया, और पी बी का मान अगर हम लोग देखें तो ये 5/11 हो गया, माइनस पी ए यूनियन बी का बात कर रहा है ना, तो ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी की वैल्यू आपको पहले से मालूम है 7/11। अब यहाँ देखो सारे का डिनोमिनेटर सेम है,
जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर हम लोग आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं, है ना, विदाउट एलसीएम। तो 6 और 5 11 में से 7 चल गया तो 4 और बटा में क्या हो गया 11। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो गया 4/11। ये दूसरा सवाल क्या कहता है यहाँ पे हमारा कहता है कि पी ए बटा बी निकालो। ए बटा बी आपको निकालना है तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, जो नीचे में होगा वो नीचे आने को है। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू देखो, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू अभी निकाले हैं हम 4/11 और पी बी का मान यहाँ दिया हुआ है 5/11। यहाँ 11 अगर कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4/5। उस तरह से अगर इसका तीसरा सवाल आप सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है यहाँ पे देखो, कहता है पी बी बटा ए निकालना है आपको। क्या निकालना है, बी बटा ए निकालना है। तो इसका भी फार्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन नीचे में आएगा पी ए, जो नीचे में होगा वही आने को है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना है, अभी आप निकाल के लाए हो 4/11 और पी ए का मान कितना है 6/11। 11 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचा 4/6, काट दोगे तो 2/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो 3 कैटेगरी में दिया हुआ है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं हम सबसे पहले कि ये सवाल क्या कहता है आपका, है ना। कहता है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 3 बार उछालता है। तो इसका पहला सवाल क्या निकालना है आपको, पहली बात कि 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन में आपको सारे में E/F निकालना है ना। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, सारे में। कौन कौन से सवाल में, 6, 7, 8, 9 नंबर सवाल तक। तो हमको E/F निकालना है ना। तो यहां से देखो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो सबसे पहले तो हमको एस का वैल्यू निकालना होगा ना, कि टोटल चांसेज कितना है, इसको हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। तो एस से इंडिकेट, 3 सिक्के को अगर उछाला जाता है तो एक सिक्का को अगर एक बार उछाला जाए तो या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे, है ना, या तो चीत आएगा या तो पट आएंगे, 2 ही चीज आ सकते हैं। तो ये मैंने लिखा 2। अब अगर एक बार उछाला गया है तो पावर 1 रखना, और अगर 2 बार उछाला गया है तो पावर 2 रखना, और अगर 3 बार उछाला गया है तो पावर कितना होगा, 3 होगा। तो 2 का पावर 3 होगा तो 8 आ जाएंगे। अब 8 में किस किस तरह के चांसेज हो सकते हैं वो 8 आपको याद होना चाहिए। तो बताओ क्या ऐसा चांस हो सकता है ना, तीनों पे हेड 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 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है हेड टेल हेड, और क्या हो सकता है टेल हेड टेल, और क्या हो सकता है टेल टेल हेड, और क्या हो सकता है हेड टेल टेल, और क्या हो सकता है हेड हेड टेल, है ना, और फिर टेल हेड हेड, और फाइनली होने वाला है टेल टेल टेल। टोटल 8 तरह का वैल्यूज जो है आपको मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनकी सीरीज कैसे आप याद रखोगे, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होता है, ये 8 लिखते टाइम आप भूल जाते हैं। तब आपको क्या याद रखना होगा, यहाँ देखो ये पहले बीच वाला कंडीशन तुम याद रखना, है ना। देखो ये मैंने बीच में लाया है टेल, यहाँ देखो बीच में लाया है हेड, दोनों साइड टेल दोनों साइड हेड लगा दिया, तो बीच वाला कंडीशन 2 मिल जाएंगे। फिर देखो आगे में 2 वाला कंडीशन लेके चलना और पीछे में 2 कंडीशन। देखो आगे में दोनों में टी लाया है ना मैंने, तो पीछे में भी दोनों में टी लाया, आगे में दोनों में एच लाया, पीछे में दोनों एच लाया, और फिर फाइनली टी टी। इस तरह से क्या कर पाओगे आप, जो है इसको याद रख पाओगे, है ना। अब इसमें क्या चीजें हैं आपको, यहाँ पे देखो ई क्या कहता है, आपको ई के बारे में सोचना है। ये तो हो गया नंबर ऑफ टोटल चांसेज, है ना। अब ई के मान क्या कहता है, ई में क्या कहता है देखो, तीसरी उछाल पर चीत होना चाहिए। इसमें कितना ऐसा वैल्यूज है, इसमें कितना ऐसा वैल्यूज है जिसके तीसरे उछाल पर इसको मिलना चाहिए चीत, यानी हेड मिलना चाहिए। हेड कहने का मतलब क्या होता है चित, और टेल कहने का मतलब होता है पट। तो एच जो है इसको तीसरी उछाल पर चाहिए। तो तीसरी उछाल पर देखो एक यहां आ गया और एक यहां आ गया, 2 हो गए, एक यहां आ गया 3 हो गए, और एक यहां हो गया 4। तो ऐसे कितने नंबर हैं, टोटल 4 हैं, है ना। तो आपको देखो ई की वैल्यू मिल गया 4, ई की वैल्यू मिल गया ना 4। आप चाहो तो चारों लिख भी सकते हो, इसमें से कौन कौन आया, एच एच एच, आपको आसान होगा आप लिख लेना। और कौन होगा, एच टी एच होंगे, और कौन हो सकते हैं यहाँ पे टी टी एच होंगे, और कौन होगा यहाँ पे टी एच एच होगा, चारों मिल गए।
अब आपको यहां से पीई का मान निकालना है, पीई का मान। तो पीई का मान आप कैसे निकालोगे, बड़ा ही आसान बात है। पीई हम लोग पहले ही से निकालते आ रहे हैं, एनई बटा एनएस। कहने का मतलब है कि इसके लिए जो एनई का मान होगा वो 4 होगा और एनएस का जो टोटल वैल्यू है आपका 8, वो 8 ही रहेंगे। तो 4 दूनी 8, 1/2। पीई का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। बात क्या होंगे, इसके बाद आपको एफ की वैल्यू देख लेना है कि एफ क्या कहता है। इसका एफ कहता है कि पहली दोनों उछाल पर जो है इसको चीत आना चाहिए। पहली दोनों उछाल पर चीत, यानी 2 उछाल पे इसको चीत मिलना चाहिए फर्स्ट पे, है ना। यानी हेड हेड दोनों जगह मिलना चाहिए। देखो एक तो ये हो गया, अब देखो यहां तो हो गया नहीं, यहां है लेकिन यहां नहीं है। यहां देखो इसमें भी नहीं होगा, ना इसमें होगा, ना इसमें होगा, इसमें होगा। देखो ये 2 हो गया ना, चांसेस 2 बन गए और एक देखो बस 2 ही बन सकते हैं इसमें। तो पी एफ वाला वैल्यू हो गया क्या गो, 2 गो। आप चाहो तो वो दोनों पॉसिबिलिटी लिख लो, एच 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 भी लिख लो और एक और कौन सा मिला था, एच एच टी। समझ आ रहा है ना आपको, मैं आपको बेहद ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप स्किप बिल्कुल ना करो और ध्यान से समझो क्या कहता है ये। अब यहां से आपको पी एफ की वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो प्रोबेबिलिटी आपको ना सिखा दिया तो आप कहोगे और एग्जाम में आप आसानी वे में लिख पाओगे। हाँ, तो यहाँ पे अगर पी एफ की वैल्यू निकालना चाहें हम लोग तो एन ई बटा एन एस होता है, तो एन ई इसके लिए तो 2 हो जाएंगे और एन एस अगर इसके लिए टोटल 8 हो जाएंगे। 2 4 जा 8 हो जाएगा तो 1/4 निकालनी है। तो मैंने पी एफ का मान निकाल लिया। अब आपको निकालने हैं कि ई और एफ में इंटरसेक्शन क्या है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो ई और एफ में क्या है, बराबर है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो ई के लिए मैंने यहाँ सारा वैल्यू लिखा है ना, और एफ के लिए मैंने यहाँ वैल्यू लिखा है। अब इन दोनों में और इन चारों में ऐसा कौन है जो मैच हो रहा है, तो एच एच एच, देखो एच 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 मैच ही हो रहा है और एच एच टी भी मैच हो रहा है ना। इसमें जो है एच एच टी भी मैच हो रहे हैं ना, नहीं हो रहे हैं, एच एच टी मैच नहीं हो रहा है। तो कितना हुआ, 1 हुआ ना, तो एक इंटरसेक्शन लिख लिया मैंने। ध्यान रखना है आपको कि फट से आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वरना गलत हो जाएगा। तो ये हो गया 1 और इसके लिए 8 हो गया। अब मैंने सारी चीजें निकाल रखा है। अब आपको निकालना क्या है, फाइनली क्या निकालना है आपको मेन चीज क्या निकालना है, पी ई बटा एफ। यही आपका लास्ट होने वाला है। तो यहां से मैंने लिखा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे नीचे एफ है, एफ आएगा। अब देखो ई और एफ का इंटरसेक्शन कितना आ गया, 1/8 आ गया ना जी। और पी एफ की वैल्यू कितना है, पी एफ की वैल्यू कितना है, 1/4 है। तो 1 मैंने कितना लिखा, 4 लिखा। अब अगर 1/8 ऐसे लिख दिया जाए और 1/4 को 4/1 लिख दिया जाए तो क्या आएगा वैल्यू बताओ, 4 दूना 8 आ गया। यानी हमारा आंसर होगा 1/2 होगा। अब इसकी सेकंड सवाल देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड सवाल क्या कहता है, आपके सवाल जो है किताब में वो इसका जो है गलत भी लिखा हुआ है तो आप सुधार भी लेना। कहता है कि न्यूनतम 2 चित होना चाहिए और एफ कहता है अधिकतम 2 चित होना चाहिए, है ना। या देखो न्यूनतम 2 चित और अधिकतम 2 चित, है ना। अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 चित और न्यूनतम 2 चित। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखो ये चीजें तो मैंने पहले ही से लिख रखा है। ये तो पहला में भी काम करेगा, दूसरा में भी काम करेगा। तो यहां सबसे पहले आपको क्या निकालने होंगे, ई, है ना, कि ई कौन कौन से वैल्यू होंगे, इस 8 में से कौन ई होंगे। तो क्या कहता है, न्यूनतम 2 चित। न्यूनतम 2 चित कहने का मतलब है कि कम से कम 2 हेड तो आना ही होगा, है ना। और हेड अगर 2 से ज्यादा भी आ रहा है तो चलेगा, लेकिन 2 से कम किसी भी हाल में नहीं आएगा। ये न्यूनतम का मतलब समझ लो आप। हाँ, न्यूनतम कहने का मतलब होता है अगर न्यूनतम 2 कह रहा है, इसका मतलब है कि 2 से कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा, 2 से अधिक चलेगा। समझ रहे हैं, अगर आप कहोगे कि हमको कम से कम 100 रुपया चाहिए, इसका मतलब है आपको 99 तो एकदम नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई 1 लाख दे देता है तो बिल्कुल चलेगा। हाँ, क्योंकि वो कम से कम आप बोले हैं, उससे कम बिल्कुल ना चलेगा। तो न्यूनतम 2 चित कहने का मतलब है कि इसमें 2 हेड कहां कहां आया है ये चेक करने हैं आपको। तो 2 हेड इसके पास भी है 1, 2 हेड इसके पास भी है 2,
ये देखो 2 हेड इसके पास भी है 3, 2 हेड इसके पास भी है 4, तो टोटल 4 वैल्यू हो गए। तो यहाँ आप चारों, या तो आप 4 लिख सकते हो ऐसे, या तो आप चारों वैल्यू यहाँ लिख लो। मैंने आपको कहा कि लिख ही लेना, ज्यादा बेटर होगा आपको इंटरसेक्शन निकालते टाइम, वरना आप दिक्कत में हो जाओगे। तो एक दूसरा हो गया ये हमारे, और एक था हमारा टेल हेड, हेड की 4 कंडीशन है। तो जैसे ही मैंने ये बातें लिखा तो पी निकालना होगा एन बटा एन एस, तो एन की वैल्यू तो 4 होंगे और एन एस हमारे पास 8 होगा, तो पी का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। समझ रहे हैं ना आप। अब आपको एफ वाला कंडीशन देखना होगा। समझिए, अधिकतम 2 चित, मैक्सिमम 2 हेड इसको चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप किसी को कहोगे कि हमको अधिक से अधिक 500 रुपया, अधिक से अधिक 500, इसका मतलब आपको 501 बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको अधिक से अधिक 500 चाहिए। यानी अगर कोई 100 रुपया भी दे रहा है तो चलेगा, कोई 50 रुपया दे रहा है तो भी चलेगा, कोई नहीं भी दे रहा है तो भी चलेगा। अधिक से अधिक आप बोल रहे हैं ना, तो अधिक से अधिक में आप बात बिल्कुल ना करो, कम से कम में बात कर लो कि कम से कम बाबू 300 तो लगेगा। और अधिक से अधिक 300 लगेगा, इसका मतलब है कि आप एकदम स्वतंत्र हैं, आप उसको फ्री में भी पढ़ा सकते हैं, है ना। तो अधिक से अधिक 2 चित बोल रहा है, इसका मतलब है कि अगर एक चित भी आए तो भी चलेगा, कोई चित ना आए तो भी चलेगा। तो आते हैं चित की बात करें, ये देखो ये तो 3 है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि कहता है 2 चित, 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा, तो ये नहीं चलेगा। 2 से ज्यादा, देखो ये 2 है ना, ये 2 है तो ये चलेगा। एक ये देखो ये सिंगल आ रहा है तो ये भी चलेगा। 2 ये देखो ये भी चलेगा। 3, 4, 5, 6 और इसमें एक भी हेड नहीं है तभी चलेगा, क्योंकि बोलता है अधिकतम 2 चित। इस चीज को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए वैल्यू हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो इन सातों वैल्यू को आप लिख भी सकते हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि आपको लिख लेना है। और लिखने से फायदा कब होगा आपको, जब आप इंटरसेक्शन निकाल रहे होगे। और अगर ना लिखोगे तो इंटरसेक्शन निकालते समय आपका माइंड जो है बढ़िया काम करना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये 7 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको फट से निकालना क्या है, पी एफ का मान। पी एफ का मान कैसे निकालोगे बोलो, 7/8 हो जाएगा, आपका आंसर यही होगा ना। अब आपको इंटरसेक्शन निकालने हैं कि ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या है। तो इन दोनों वैल्यू में देखो कितने वैल्यू बराबर है, तो ये वाला तो मिल ही जाएगा 1 2 3, है ना। एच टी एच तो मिलेंगे ही, एक हो गया। एच एच टी ये भी मिलेंगे ना इसमें, एच एच टी तो कहीं मिलेंगे ना, ये देखो। और टी एच एच भी मिलेंगे, ये देखो। तो वैल्यू 3 को मिल रहा है, तो इंटरसेक्शन में मैंने लिखा कितना 3। और जैसे ही 3 लिखा तो आपको पता होगा ना कि इसके बाद पी ई इंटरसेक्शन एफ तो निकालने होंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा आपके पास कितना 3 और बटा में कितना हो जाएगा 8। अब आपको क्या निकालना है बताओ, पी ई बटा एफ होगा, है ना। बड़ा ही सुंदर तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। तो यहां मैंने लिखा पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। और अगर आपको वीडियोस बढ़िया क्लासेस समझ आ रहा होगा तो अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अगर चैनल मोनेटाइज होता है तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आपको मैं लाइव क्लासेस दे पाऊंगा, है ना। जिससे कि आपको आराम होगा और आप हमसे डायरेक्टली बात कर पाओगे कि हाँ सर ये दिक्कत क्या है, ये दिक्कत क्या है। तो ऐसा तो तभी होगा जब चैनल जो है मोनेटाइज हो, यानी यूट्यूब की क्राइटेरिया अगर हम पूरा कर लें, हाँ। यानी 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए मेरे पास और 4000 घंटा का वॉच टाइम चाहिए, तब जाकर के हम आपको इतना सेवा उपलब्ध करा पाएंगे, है ना। तो ये सब आप ही कर सकते हो। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अगर लगा दिया जाए तो कहाँ है इंटरसेक्शन की वैल्यू 3/8 है ना। बहुत ही सुंदर तरीका से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पी एफ की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे पी एफ की वैल्यू 7/8 हो गया। 8 अगर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3/7। ये हमारा क्या क्वेश्चन आंसर है ना। तो आइए हम आपको इसके बाद का सवाल दिखाते हैं, क्या कहता है ये तीसरा नंबर सवाल। तीसरा सवाल कहता है अधिकतम 2 पार्ट और अधिकतम 2 चित। सवाल
आपको जो है इसको संभालना होगा, सवाल को ठीक करना होगा। इस चैप्टर के कह सकते हैं आपकी बहुत ऐसा सवाल है जिसमें इस तरह का मिस्टेक है ना। तो इंग्लिश मीडियम में जो बुक लिखा गया है उसमें क्वेश्चंस ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम दोनों जगह है, मैक्सिमम टू हेड, मैक्सिमम टू टेल, दो पट दो चित की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आइए, अधिकतम दो पट और अधिकतम दो चित आप याद कर लो, सीधा सीधा बाबू याद कर लो कि 3 सिक्के के उछाल में जैसे ही अधिकतम बोला 7 वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा? अधिकतम 2 पट कह रहा है, इसका मतलब पट को आप किस चीज से सूचित करोगे? टी से, है ना। तो खाली टी 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 वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। ये टी टी वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे इसमें। हेड 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 आ जाएगा, हेड टेल हेड। मैं आपको लिख लिख के ना समझाने का प्रयास इसीलिए कर रहा हूं, वरना तो ये सवाल हम आपको विद इन 2 मिनट में ही सॉल्व कर देता। नहीं तो ये एच एच टी हो गए और टी एच एच। फिर आप कहते हैं सर समझ नहीं आ रहा हमको। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 2 4 6 1 7। मैंने ई वाला पूरा पार्ट लिख लिया, टोटल 7 हो गए। तो ई का मान, पी ई का मान कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। चलो एफ की बात कर लेते हैं, अब बारी तो एफ का ही है ना। तो एफ भी कहता है अधिकतम 2 चित, यानी इसको भी जो है हेड वाला चाहिए। क्या गो? ज्यादा से ज्यादा 2 गो, 3 वाला नहीं चलेगा। माने ये हेड वाला नहीं चलेगा, बाकी सारा आएगा। अधिकतम में मैंने आपको बताया ही तो कि अधिकतम में आपको क्या करने हैं, कि अधिकतम में आपको सारा वैल्यू लिख लेना है, बस 3 गो जिसमें आता है वो वैल्यू आपको नहीं लिखना है। बात समझ आ रहा है ना बाबू? और मैंने कई बार बताया, कई बार आपको बताने का प्रयास भी किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पी एफ की मान कितना होगा बताओ? 7/8 ही होंगे। अब बताओ हमको, इंटरसेक्शन निकालोगे ना ई और एफ का। इंटरसेक्शन मतलब बराबर कितने हैं? तो बराबर बाबू ये टी टी आई एच एच ना मिलेगा, बाकी सारे तो मिलने ही है ना। यानी 6 वैल्यू मिल गया। तो 6 वैल्यू मिल गया तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 6/8। अब तो आसानी से निकाल लेंगे पी ई बटा एफ। अगर इतना कोई करके हमको दे देता है तब तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ हो जाएगा, ये हो गया 6/8 और पी एफ की मान 7/8 और 8 से 8 कैंसिल, तो 6/7 इसका हो गया आंसर। जैसा कि 7वां सवाल में मैंने पूरा स्लाइड एक ही बार लिख के लाया है, जल्दी हो। तो मैंने लिखा यहाँ पे, सवाल कहता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो नंबर ऑफ चांसेस कैसे निकालते हैं? 2 बार उछाला गया तो 2 के पावर 2 4, और आप भी जानते हैं हेड हेड टेल और टेल टेल 4 आएंगे। पहला सवाल इसका कहता है कि ई का वैल्यू कहता है एक सिक्के पर पट, और एफ की कहता है एक सिक्के पर चित। इसको एक सिक्का पर हेड चाहिए और एक सिक्का पर टेल चाहिए। तो ई का वैल्यू देखो, एक सिक्के पर हेड चाहिए तो एक सिक्के पर हेड तो ना मिलेगा भाई, दोनों सिक्का पर हेड है। तो एक सिक्का पे हेड इसको चाहिए तो एक ये वैल्यू होगा और एक ये वैल्यू होगा, है ना। दोनों पे इसको क्या चाहिए? दोनों सिक्के पे, एक सिक्के पे कम से कम क्या चाहिए इसको? पट, यानी एक टी चाहिए, दोनों टी नहीं चाहिए। तो मैंने 2 वैल्यू लिखा, 2 हो गया, तो फट से पी की वैल्यू निकाल दिए, 1 क्या हो गया? 2 हो गया, है ना। और यहाँ पे अगर बात करें हम पी एफ की, तो एफ कैसे निकलेगा? एक सिक्के पर चित, इसको कम से कम एक सिक्के पे ही हेड चाहिए। तो हेड वाला जो इसका टोटल वैल्यू मैंने लिखा एच टी और टी एच, ये भी वैल्यू 2 ही होंगे। तो पी एफ का मान भी 1/2 आ गया, है ना। पी एफ इज इक्वल टू हम लोग लगा दिए 2/4। अब अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन तो दोनों मैच कर जाएंगे ना, ये वाला, ये देखो, ये वैल्यू दोनों मैच कर गए। तो पी ए ई एफ इंटरसेक्शन ई एफ का 1/2 वैल्यू हो गया, और ई बटा एफ अगर निकाल देंगे तो दोनों सेम वैल्यू हो गया, कट के आंसर 1 हो गए। दूसरा सवाल इसका कहता है कि ई कोई पट नहीं और कोई चित नहीं, तो जब कोई पट नहीं तो एच एच होगा, कोई पट नहीं तो एच एच।
और कोई हेड नहीं तो टेल टेल, बस एक को चांस ऐसा है ना जी। तो पी का मान 1/4 और पी एफ का मान 1/4, लेकिन इंटरसेक्शन 0 होगा क्योंकि यहाँ हेड हेड है, यहाँ टेल टेल है, तो दोनों बराबर तो होगा नहीं। इंटरसेक्शन मैंने 0 लगाया, इंटरसेक्शन की वैल्यू 0, नीचे 1/4, आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। तो 8वां स्लाइड में आप देख रहे होंगे, 8 नंबर सवाल क्या कहता है आपका कि एक पासा को 3 बार फेंका जाता है। तो जैसा कि एक पासा को अगर फेंकेंगे हम लोग तो 6 चांस आने की चांसेज बनता है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, है ना। तो उसी पासा को अगर 3 टाइम हम लोग फेंकेंगे तो पासा का वैल्यू मैंने लिखा 6 और पावर लिखा 3, है ना। तो 6 के पावर 3 216, एस का मान 216 होंगे। सवाल कहता है तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होने, तीसरा उछाल पर 4 इसको मिलना चाहिए। तो देखो तीसरा उछाल पर 4, तीसरा उछाल पर 4, है ना। तो मैंने सारा 4 वाला वैल्यू लिख रखा है ई में, है ना। ई क्या कहता है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट, तो इसको समझना होगा। देखो मैं आपको समझाता हूं, पहला पे 1 1 4, इसको खाली 4 वाला चाहिए, जबकि यहां पे होता है 1 1 1, फिर होता है 1 1 2, फिर 1 1 3, फिर 1 1 4, ऐसे चलता। लेकिन हमको चाहिए तीसरी उछाल पर 4, तो खाली 4 का काउंटिंग करेंगे। तो 1 1 4, 1 1 2, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, माने ये वाला हमेशा 4 रखेंगे। दूसरी बार में मैंने इसको 1 से 2 बना दिया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 कर दिया। उसी तरह से 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, है ना, और सब पे 4 रहेगा। तो ऐसे लास्ट तक चलेगा, 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 5 4, 6 6 4, है ना, लास्ट तक हो गया। तो टोटल इसमें 6 6 6 6 6 6, सारे में 6, तो परिणाम हो गए 36। परिणाम कितने हो गए टोटल 36। तो मैंने पी निकाल दिया, तो पी 36/216 काट दिए तो 1/6 आ गया पीई का मान। अब जरा एफ पर विचार करते हैं। वैसे ई का वैल्यू आप ज्यादातर निकालने का प्रयास मत ही कीजिएगा, ज्यादा भारी आए तो पीई का वैल्यू निकालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पी तो हमको करना ही नहीं है। अगर निकल गया तो बढ़िया है, और ना भी गिनती हो पाए तो उतना सोचने वाला बात नहीं है, क्योंकि पीई का मान हमको फार्मूला में जरूरत नहीं पड़ता है। खैर एफ देखते हैं, पहली 2 उछाल पर 6 और 5 चाहिए इसको। पहला नंबर पे 6 और दूसरा पे 5 चाहिए, 6 और 5 वाले। तो 6 और 5 वाले मात्र इतने ही कंडीशन बन सकते हैं जिसपे 6 और 5 आ जाए। 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होंगे 216 में जिसपे फर्स्ट पे 6 आए और सेकंड पे 5 आए। तो टोटल वैल्यू पीएफ का मान 6 हो जाएगा ना, टोटल 6 है यहाँ पे, तो पीएफ की मान हो जाएगा 6/216, काट दिए तो 1/36। इंटरसेक्शन की बात करें तो इस पूरे 36 में से, इस पूरे 36 में से केवल और केवल एक मैच करेगा, वो होगा 6 5 4। यहाँ वाला 6 5 4 एगो ये मैच करेगा, और यहाँ देखो 6 और 5 4, दो ही ऐसे नंबर हैं जो मैच करेंगे, तो मैंने लिखा 1। और पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अगर निकाल दिया गया तो 1/216 हो गए, और ई बटा एफ की वैल्यू अगर निकालें तो ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू डाल दिए और पी एफ का मान डाल दिए, तो 1/216 गुना 36/1 हो गए, 36 से 216 कट गया 6, आंसर 1/6 हो गया। इसमें कहता है 9 नंबर सवाल कहता है कि एक परिवार के 3 लोग हैं, है ना, जिसमें पिता माता और पुत्र 3 लोग हैं, है ना, और उन तीनों को सजाया जाता है एक कैटेगरी में। तो उन 3 लोग को कितने तरह से सजाया जा सकता है, तो उन 3 लोग को 6 तरीके से सजाया जा सकता है। कितने तरीके से, 6 तरीके से। जैसे मैंने लिखा, माता के लिए, पिता के लिए एफ, और पुत्र के लिए सन, है ना। तो पहला हो गया मदर फादर सन, फिर हो सकता है मदर सन फादर, तीनों खड़ा होने का कैटेगरी है। 3 लोग को कितने तरीके से आप खड़ा कर सकते हो, तो 3 लोग को 6 तरीके से खड़ा कर सकते हो। या तो पहले कर दो फादर सन मदर, या फादर मदर सन, या फिर आप पहले सन को खड़ा कर दो, सन फादर मदर और सन मदर फादर। टोटल 6 तरीके से 3 लोगों को खड़ा किया जा सकता है। सवाल कहता है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र चाहे तो एकदम लास्ट में हो, चाहे तो शुरू में हो, तो ऐसा इसमें टोटल 4 कंडीशन बन रहे हैं जिस पर पुत्र जो है एक सिरे पर खड़ा। देखो पुत्र किनारे पर आ रहा है ना, चाहे आगे पे किनारे आए चाहे पीछे पे, टोटल 4 है। तो मैंने पीई का मान निकाल दिया,
4/6 काट दिए तो 2/3। आपको जल्दी के लिए बस हम टाइम बचाने के लिए स्लाइड को लिख कर ला रहे हैं। अब दूसरा क्या कहता है, पिता मध्य में खड़े हैं, पिता बीच में खड़े हैं, तो ऐसे दो ही कंडीशन बच रहे हैं। देखो मध्य में खड़े हैं तो 2 हो गया, पीएफ का मान 1/3। इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो ये दोनों मिल रहा है, एफ में और ई में, तो दोनों मिल रहा है तो 2, और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाल दिए तो 1/3। अगर ई बटा एफ निकाल दिए तो फार्मूला लग गया ई इंटरसेक्शन बटा एफ, तो 1/1/3 कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास 1 हो गए। सवाल नंबर 10 में 2 क्वेश्चन कहता है, तो ए देखिए 10 का ए क्या कहता है। सबसे पहले तो आपको सवाल में ये समझना होगा कि 2 पासा को फेंका जा रहा है, लेकिन एक पासा जो है लाल है और एक पासा काला है। 2 कलर का पासा बता रहा है, एक लाल और एक काला। डजंट मैटर, इसमें ज्यादा परेशान होने का बात नहीं है। 2 पासे को उछालेंगे, 36 परिणाम आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 36। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, है ना। 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, टोटल 36 यही होंगे ना। सवाल इसका ये क्या कहता है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 9 होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना होता है ना, वो वैल्यू कहां जाते हैं? जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना होता है वो वैल्यू जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, और जो दिया होता है वो नीचे होते हैं। ये लैंग्वेज क्वेश्चन के लिए एकदम अटैच कर लो दिमाग में कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है फार्मूला में वो ऊपर होता है। यानी आपको यहाँ पे पासा संख्या 9 होने की प्रायिकता निकालना है, तो इसको ए मानो चाहे बी मानो, ये ऊपर होंगे। यानी जो आप ये वाला फाइंड आउट करोगे ना कि ए बटा बी निकालना है या बी बटा ए, इस चीज को समझ लो आप। जिसको निकालना रहेगा वो ऊपर रहेंगे, और जिसको नहीं निकालना है, जो दिया हुआ है, वो नीचे रहेंगे। कहता है यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो, कलक्का पसवा पर बार बार 5 ही आता हो, ये चीजें कह रहा है। तो हम लोग लिख लिए यहां, मान लीजिए ए मान लिए किसको? प्राप्त अंकों का योग, तो ये तो ऊपर रहेगा ना जी, माने ए बटा बी निकालने हैं। तो प्राप्त अंकों का योग 9 कब आएगा? जब 3 और 6 होंगे तब ना, या 4 और 5 होंगे तब ना, या 5 और 4, या 6 और 3। इससे ज्यादा भी कंडीशन बनेंगे क्या कि जिसपे 9 आए योग? नहीं, इतने 4 ही हो सकते हैं। तो मैंने पी ए का मान 4 रख के पी ए वैल्यू 4/36 1/9 निकाला। बी किसको मान लिए हम? काले पासे पर 5 हो, माने एक पासा पर 5 आना चाहिए, है ना। तो एक पासा पर 5 मैंने अंकित किया है, देखो इसी को मैंने काला माना है। और इधर तो 1 2 3 4 5 6 आ ही सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर आगे ही वाले को काहे काला माने, तो तुम इसको मान लो, तो तुम्हारे जगह यहाँ 5 5 हो जाएंगे किनारे वाले पर, और इधर आगे वाले पर 1 2 3 4 5 6 करने होंगे ना भाई। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 6। तो पी बी का मान निकाल दिया मैंने 6/36 1/6। इंटरसेक्शन निकालोगे तो केवल एक एक बराबर होगा, ये वाला 5 और 4 5 और 4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 1/36 हो जाएगा। पी ए बटा बी अगर फाइंड आउट कर दिए हम लोग तो 1/6 हो गया। 10वां का बी क्या कहता है सवाल, है ना, कि बी में भी तो वही है, कह रहा है ना कि पासों पर प्राप्त अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता आपको निकालना है इस बार, है ना। योग कितना होना चाहिए? 8। यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर 4 से कम आया हो, ललका पसवा पर, है ना, नंबर 4 से कितना आना चाहिए? कम। तो मान लीजिए ए मैंने माना पासों पर अंकों का योग 8 है, तो अंकों का योग 8 2 6 5 3 4 4 5 3 6 2, इसके अलावा तो कुछ होंगे नहीं, तो टोटल 5 हो गया। पी ए का मान 5/36 हो गए। बी में कहता है लाल पासे पर 4 से कम, तो एक तो पासा मैंने लिखा, देखो ये सब पर, आगे वाला को लाल अगर कहोगे तो सारे पर 4 से कम वैल्यू लिए हैं, है ना। और काला वाला पे तो आएगा ये 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं। तो ऐसे टोटल 18 नंबर हैं, तो मैंने पीबी का वैल्यू 18/36 करके 1/2 निकाला। फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसकी 2 वैल्यू जो है बराबर होगा 3 5 2 6, 3 5 और क्या 2 6, 2 वैल्यू इसमें बराबर होगा। तो 2 बटा मैंने लिखा कितना? 36।
अब आपको ए बटा बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी बटा पी भी हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मान 2/36 और पीवी की वैल्यू 1/2। 2/36 गुना 2/1 हो जाएगा। 2 से मैंने काटा 18, फिर 2 से मैंने काटा तो 9। इस तरह से इसका आंसर 1/9 हो जाता है। नंबर सवाल आप आसानी से बना पाओगे क्योंकि 11 नंबर सवाल में ई का मान दिया हुआ है, एफ का मान और जी का मान, है ना। और आपको पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल करना है। तो मैंने तीसरा सवाल का ये वाला क्वेश्चन केवल और केवल सॉल्व करके बताया है, बाकी सारे आपको खुद से बनाने हैं। एक ये है, 2, 3, 4 और एक 5, 5 सवाल आपको करने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पी निकाल लिया। ये देखो एस का मान तो 6 होगा क्योंकि पासा उछाला गया है, तो एस का मान मैंने 6 लिखा। पी का मान निकालेंगे तो पी में 3 गो एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3/6 1/2 हो गया। पीएफ का मान, पीएफ में 2 एलिमेंट हैं तो 2/6 1/3 हो गया। पीजी का मान, पीजी में 4 एलिमेंट हैं, 4/6 2/3 हो गया, है ना। तो आपको अगर पीई बटा एफ निकालना है तो ई और एफ का इंटरसेक्शन मैं निकाल देता हूं। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा, ई का और एफ का, ऐसा कौन सा पार्ट है जो बराबर है। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन 3 यानी 1 वैल्यू हो गया, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब आपको अगर ई बटा एफ निकालना है तो आप फार्मूला लगाना, ई इंटरसेक्शन एफ बटा एफ। तो इंटरसेक्शन का मान है ये है और एफ का मान है ये है, सॉल्व कर लेना। फिर एफ बटा ई, तो इंटरसेक्शन तो यही रहेगा, बस नीचे में ई आ जाएगा। मैंने कई दफा बताया है कि ई इंटरसेक्शन एफ बोलो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बड़ा ही आसान और प्यारा सवाल है। ये सवाल और ये सवाल तो आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये सवाल करा दिया है, ये भी आसान था। कहता है आपको निकालना क्या है, ई यूनियन एफ बटा जी। ई यूनियन एफ का मान पहले निकालना होगा। तो ई यूनियन एफ का मान देखो, ई वाला और एफ वाला, है ना, इन दोनों का यूनियन। यूनियन कैसे निकालते हैं, इसमें सारा नंबर और इसमें सारा नंबर एक दफा लिखा गया, है ना। 1 2 3 5, 1 2 3 5 टोटल 4 हो गए ना। तो हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दिए, तो 4/6 यानी 2/3 आ गया, है ना। अब आपको अगर निकालना है ई यूनियन एफ बटा जी, तो ये एक टर्म हो गया, तो फार्मूला लगेगा ना, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो इंटरसेक्शन जी निकाल दिए, ई यूनियन एफ की वैल्यू और जी के साथ कंपैरिजन कर दिए कि दोनों में क्या बराबर है। तो 2 और 3 यहां भी, 2 और 3 यहां भी, मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया। तो आ गया हमारे पास 2/6 यानी 1/3। ये निकल गया क्या, इसका क्या निकल गया, इंटरसेक्शन निकल गया। अब जब इसका इंटरसेक्शन निकल गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम लोग कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकालेंगे, ई यूनियन एफ, है ना, और इसकी इंटरसेक्शन जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो एन ई बटा एन एस 1/3 और एन एस की वैल्यू तो हमारे पास टोटल कितना है, 6। तो 1/3 6/1, तो 1/6 यानी 1 कितना हो गया, इसका वैल्यू 18। तो ये निकल गया हमारा इंटरसेक्शन। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का फार्मूला लगा दिया मैंने, नीचे पीजी रखा। तो पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी का हमारे पास वैल्यू हो गया 1/18 18। और पीजी का मान कितना हो जाएगा, पीजी, तो पीजी का मान 2/3 हो गया। तो 2/3 हो गया, तो मैं यहां देखो इसको सॉल्व कर देता हूं। 1/18 गुना में हो जाएगा 3 में कितना, 2, तो काट दो, 3 6 18, तो 1/12 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लेना। प्रतिबंध प्रायिकता क्या है, आपको सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालना। छोटा बच्चा लड़की है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये पहला सवाल हो गया। और इसका दूसरा सवाल कहता है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो पहले इस सवाल को समझते हैं, कहता है सबसे छोटा बच्चा लड़की है। इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है ना, मान लेना है, मान लीजिए कि लड़कों को B1 B2 और लड़कियों को G1 G2 से इंडिकेट किया गया है ना। यहाँ पे 2 लड़का 2 लड़की है, तो हम लोग BB और GG ले लेते हैं। तो B1 B2 G1 G2, 2 लड़का 2 लड़की को ऐसे इंडिकेट कर ही सकते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ चांसेज हमारे पास कितना हो सकता है, 2 लड़का 2 लड़की, 1 लड़का 1 लड़की, 1 लड़की 1 लड़का, 4 कंडीशन बन सकते हैं। देखो दोनों लड़का है यहाँ पे, 1 लड़की 1 लड़का है यहाँ पे, 1 लड़की 1 लड़का यहाँ पे, और दोनों लड़की है यहाँ पे, है ना।
तो दोनों बच्चे लड़कियां हैं, दोनों बच्चे लड़कियां हैं, इसमें अगर दोनों बच्चे लड़कियां हैं उसको ई माना गया है। तो दोनों बच्चे लड़कियां क्या को कंडीशन हो सकता है भाई, एक के को हो सकता है ना, G1 G2 जी जो होगा तो एक कंडीशन। अब इसका पी निकाल दिया तो एनी बटा एनएस 1/4 आ गया। एफ क्या कहता है इसका कि छोटा बच्चा जो है वो लड़की होनी चाहिए, छोटा बच्चा जो है वो लड़की होनी चाहिए। तो लड़की देखो इस कंडीशन में से लड़की देखो, छोटा लड़की इसमें भी हो सकती है एक कंडीशन, और छोटी लड़की देखो इसमें हो सकती है, इसमें तो लड़की बड़ा है ना भाई इसलिए पहले लिखे हैं। तो ये छोटा वाला के लिए तो 2 कंडीशन है इसका। तो मैंने निकाला पी एफ इज इक्वल टू 2/4 1/2 हो गया। अब क्या कहता है कि जी इक्वल टू क्या है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। मैंने इन तीनों कंडीशन को सबसे पहले आपके सामने लाकर रखा है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, सबसे पहले आपको तीनों कंडीशन निकाल दिया मैंने कि दोनों बच्चे लड़कियां हैं, छोटा बच्चा लड़की है और न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो इसके 3 कंडीशन बन सकते हैं। देखो एक लड़की है, एक लड़की है, एक लड़की है, 3 कंडीशन। तो पीजी निकाल दिए हम लोग, तो आ गया हमारे पास 3/4। सवाल कहता है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा जो है वो लड़की है। तो इसके लिए हम लोग ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल दिए, इन दोनों का। सबसे छोटा बच्चा लड़की पूछ रहा है ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालनी है जो हमको जरूरत पड़ेगा। तो इन दोनों में बराबर चीजें कौन होगा, G1 G2 दोनों में बराबर हो गया तो वैल्यू 1 हो गए। अब यहां से पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाला मैंने तो 1/4 हो गया, और पी ई बटा एफ निकाला तो ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ हो गए। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/4 होगा और पी एफ का मान 1/2 होगा। तो 1/4 इंटू 2/1 काट दिए, 2 दूनी 4, तो आंसर हो गया हमारे पास 1/2। आइए इसका दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल क्या कहता है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। अब सुनो बात, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है तो ये वाला कंडीशन लेके चलेंगे ना हम लोग, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है तो हम लोग जी वाला कंडीशन लेके चलेंगे, और दोनों बच्चे लड़कियां हैं ये तो हमारा सह प्रतिबंध है, ये याद रखना है आपको। ये कंडीशन सवाल में पहले ही कह रहा है कि दोनों बच्चे लड़कियां के सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालना है, इसी कारण हमेशा मैं ई को लेकर चल रहा हूं। और दूसरा सवाल कहता है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है तो एक बच्चा वाला, ये दोनों को लेके चलेंगे हम लोग, तो उसकी इंटरसेक्शन निकाल लेंगे क्योंकि हमको काम देगा। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन G1 और G2 का है, तो G1 और G2 की वैल्यू 1 हो गई। अब मैंने इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाल दिया तो 1/4 हो गया। अब मैंने पी ई बटा जी निकाला तो ई इंटरसेक्शन जी बटा पीजी हो गया। तो इसका इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/4 है और पीजी की वैल्यू 3/4, 4 कैंसिल करके हम लोग 1/3 इसका आंसर कर दिए। सवाल आपको समझने होंगे बेहतरीन तरीके से। इस सवाल में पहले ही लिखा है कि दोनों बच्चे लड़की होने की सह प्रतिबंध ज्ञात करना है, तो दोनों बच्चे लड़की की सह प्रतिबंध यानी ई ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है और यही निकालना है। तो जो निकालना रहता है वो ऊपर और जो दिए हुए रहते हैं वो नीचे, समझ आ रहे हैं। तो कौन दिए हुए थे, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है यानी जी वाला पार्ट नीचे चला गया, और पहला सवाल इसका कहता था कि छोटा बच्चा लड़की है यानी एफ नीचे चला गया, और ये तो हमें निकालना ही है तो ये दोनों कंडीशन में ऊपर ही रहेंगे। आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कहता है समझना होगा आपको। सवाल कहता है कि एक प्रशिक्षक के पास 307 असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं और 207 असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न हैं और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न का संग्रह है। तो टोटल प्रश्न का संग्रह हो गया 300। ये 300 कैसे सवाल हैं, ये 300 जो इसके पास सवाल हैं ये आसान प्रकार के सवाल हैं, है ना, आसान प्रकार के सवाल हैं ये, और ये 200 जो हैं ये कठिन प्रकार के सवाल हैं, कठिन मतलब भारी है ये, और ये 500 बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 500 आसान तरीके के, और ये 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं भारी प्रकार के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 1400, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 1400, एस की वैल्यू हमेशा 1400 रहेंगे। अब मान लिए ये लाइन आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, मैंने माना क्या कि आसान तथा बहुविकल्पीय प्रश्नों को ई तथा एफ से व्यक्त करें, यानी मैंने ई तथा एफ से, यानी कि आसान प्रश्न को मैंने ई से माना और बहुविकल्पीय प्रश्न को मैंने एफ से माना। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू, आसान प्रश्न हमारे पास 300 था और 500 था, ये दोनों आसान प्रश्न हो गए, है ना, और बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से होंगे 500 और 400,
है ना, ये वाले 500 और ये वाले 400, ये क्या हो गए, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। तो बहुविकल्पीय प्रश्न की संख्या 900 हो गया और आसान प्रश्नों की संख्या कितना हो गया, 800। आसान प्रश्नों की संख्या 800 और बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 900। कठिन प्रश्न की हमें बात ही नहीं करना है। कठिन प्रश्न जो हमारा 200 था उसका बात ही नहीं करना है। क्यों बात नहीं करना है, क्योंकि कहता है कि यदि प्रश्न के संग्रह में एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है, इन 1400 सवाल में से एक सवाल चुना जाता है, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की आपको प्रायिकता निकालना है। एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो इस कारण मैंने आसान को ई माना और बहुविकल्पीय को मैंने 900 माना, है ना। तो जिसको निकालना होता है वो कहां रहता है, ऊपर। बहुविकल्पीय होने का है नहीं, आसान होने का निकालना है तो ई हो जाएगा ऊपर और एफ कहां चला जाएगा, नीचे। तो इसी कारण ई और एफ में मैंने लिखा आसान प्रश्न और बहुविकल्पीय। तो आसान प्रश्न इसमें कौन से होंगे, 300 और 500, ये आसान वाले हैं तो 800 हो गए। अब इसमें क्या होगा, बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे, 500 और 400, तो टोटल कितने हो गए, 900। इसमें देखो बहुविकल्पीय जो है हमारा वो अलग प्रकार का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है लेकिन आसान है, कठिन है लेकिन मल्टीपल चॉइस है, इसलिए मैंने दोनों को रखा। अब इंटरसेक्शन मैंने इन दोनों का निकाला तो इंटरसेक्शन 500 ही होंगे ना, इन दोनों में बराबर कौन है, इंटरसेक्शन 500 होंगे, तो इंटरसेक्शन मैंने 500 लिखा। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाला तो 500 बटा 1400 हो गए। अब एफ पी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 900 बटा 1400, बड़ा आसान बात है। और ई बटा एफ मैंने निकाल दिया, है ना, तो हमारे पास जो आंसर आ गया इसका 5 बटा 9 आ जाएगा। तो इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन हो गए। 14 नंबर की बात, सवाल नंबर 14 क्या कहता है आपका, कि यदि दिया गया है कि दो पासा को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। दो पासा है और उन दोनों पासा को जब हम लोग फेंकते हैं तो उन दोनों पर जो नंबर आने वाले हैं वो भिन्न भिन्न है, यानी दोनों पर सेम तरह की चीजें नहीं आ रहा है। यानी दोनों पासा को जब हम फेंकेंगे तो एक एक नहीं आ रहा है दोनों पे, ना दो दो आएंगे, ना तीन तीन आएंगे, ना चार चार आएंगे, ना पांच पांच आएंगे, ना छह छह आएंगे। ये दिया हुआ है चीज, ये चीज क्या है, दिया हुआ है, मतलब भिन्न भिन्न आते हैं, सेम नहीं आते हैं। और दोनों संख्या का योग जो है 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चीज दिया हुआ है, एक चीज निकालना है, इसी को तो सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। मैंने पहले ही के वीडियोस में, पहले ही के सेशन में आपको समझा रखा है। एक दिया हुआ है, एक निकालना है। निकालना किसको है, जिसका योग 4 है, यानी ये रहेगा कहां, ऊपर। जिसका निकालना होता है वो ऊपर रहेंगे और जो दिया हुआ है वो नीचे। तो दिया हुआ कौन है, दिया हुआ ये है कि दोनों पर भिन्न भिन्न पासा आता है, यानी भिन्न भिन्न नंबर आता है, एक प्रकार का नंबर नहीं आता है, यानी वो नीचे रहेंगे, है ना। और जो निकालना है वो ऊपर। तो निकालना किसको है, योग वाले को। तो मैंने योग वाले को मान लिया ए 4, तो ये ऊपर रहेंगे, इसलिए मैंने निकाला है पी ए बटा बी। इस चीज को समझ गए तो ये लेसन आपको बड़ा प्यारा सा आसान तरीके में समझ आ जाएगा। जिसको निकालना है वो मैंने ऊपर लिखा और जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको मैंने नीचे रखा, है ना। कौन दे रखा है भाई, दे रखा है कि पासाएं जो है वो भिन्न भिन्न आने वाली है, तो उसको मैंने माना बी। अब बताओ कि दो संख्याओं का योग 4 है, ऐसे कितने कंडीशन बन सकते हैं, 1 2 3। देखो इससे ज्यादा कंडीशन तो बनेंगे ही नहीं, है ना। 3 और 1 जोड़ दिए 4, 2 और 2 जोड़ दिए 4, 3 और 1 जोड़ दिए 4। और कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, आपके पास कोई और है तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या ऐसा कोई पासा हो सकता है जिसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। नहीं हो सकता है, केवल 3 ही गो है, तो मैंने 3 लिखा। अब 3 लिखा तो फट से पी ए निकाल लिया, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकालोगे तो 3/36 यानी 1/12 हो जाएगा। अब बी किसको माना मैंने, जब संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी 36 गो टोटल परिणाम होंगे ना, तो उसमें 6 गो ऐसे परिणाम होंगे जो एक होंगे, सेम सेम होंगे, तो उसको नहीं लेना है। देखो 1 1 आएगा, ये नहीं लेना है आपको। 2 2 आएंगे, ये भी नहीं। 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6 गो नंबर नहीं होगा टोटल 36 में। बाकी 30 गो नंबर ऐसा है जो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होंगे, तो इसको लेने हैं आपको। तो ये 30 हो गया। मैंने पी बी की मान निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 30/36। हमारे पास आंसर हो गया इसका 5/6।
आगे क्या कहता है हमारा पास, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ए में और बी में बराबर क्या है। तो 1 3 2 2 3 1, इसमें क्या मिलेगा, 2 2 तो कट ही चुका है ना, 2 2 तो मैच नहीं करेगा, यानी 1 3 और 3 1 तो मिल ही जाएंगे इसमें, यानी 2 नंबर जो इसका है वो मिलने वाला है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दिया तो 1/18 आ गया। हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है कि संख्याओं का योग 4 होना चाहिए जबकि दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो, यानी 4 ऊपर वाला ए रहेगा, नीचे जो आपको दिया हुआ है वो बी, पी ए बटा बी निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी का वैल्यू लगा दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/18, पी बी की वैल्यू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर हो गए 1/15। आइए अंतिम सवाल आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 15। अंतिम सवाल क्या है आपका, है ना, फिर आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 16 और 17। ये अंतिम सवाल है लैंग्वेज क्वेश्चंस के लिए। क्या कहता है, बड़ा ही शानदार सवाल है ये और समझने वाला है। कहता है एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासा को फेंका जाता है और फेंकने पर विचार करना है। कहता है यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, अगर पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज आता है, यानी 3 आए और 6 आए, तब पासा को पुनः फेंका जाता है ना, पासे को पुनः फेंका जाता है। और यदि अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्का उछाल दिया जाता है। यानी पासा हम लोग जब फेंक रहे हैं ना तो 3 ना आके 4 आ जाएगा, तो जब 4 आ जाएगा तब पासा फिर से फेंकना नहीं है बल्कि एगो सिक्का उछलाना है। और जब 5 आ जाए तब भी एगो सिक्का उछलाना है, 6 आ जाए तो आपको पासा फेंकना है, क्योंकि 3 के गुणज आ जाएगा तो पासा फेंकने हैं। और जब 3 के गुणज के अलावे यानी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए और 5 आ जाए, तब इस कंडीशन में पासा दोबारा नहीं फेंकना है बल्कि एक ठो सिक्का उछला देना है। बताइए कितने डेंजर सवाल है ये, तो समझना होगा। इसमें आप एनएस कैसे निकालोगे, है ना, देखो माना कि मैंने पासा फेंका और हो सकता है कि उस पे 3 आ जाए, कितने आ जाए 3, और दूसरा का पर 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है ना जी। तो जब पासे पर 3 आ जाए, कह रहा है सवाल 3 का जब गुणज आ जाए तो दोबारा पासा फेंकोगे ना आप, तो दोबारा पासा फेंकेंगे तो 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल 3 के गुणज वाला मैंने लिख डाला। देखो सारा 3 के गुणज वाला लिख दिया मैंने। देखो 3 का गुणज, देखो पहले पासे पर आपको 3 के गुणज मिलेंगे, पहले पासे पर 3 के गुणज मिलेंगे और दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर लिखे हैं मैंने। तो 3 के गुणज वाला टोटल इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब मैंने उछाला पासा और आ गया 1, तो एगो सिक्का उछलावे पड़ेगा, तो उसके साथ एच आएगा और टी भी आ सकता है। तो एक कंडीशन बन गया 1H और 1T। हो सकता है पासा मैंने उछलाया तो फेंका तो 2 आ गया, तो जब 2 आएगा तो हम लोग 2 आएगा तो आपको एगो सिक्का उछालना पड़ेगा, तो सिक्का उछालेंगे तो 2H और 2T आ जाएगा। 4 आ जाएगा अगर तो 4H और 4T, और अगर 5 आ जाएगा तो 5H और 5T। समझ आया बात। तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो है हमारे पास 20 हो जाएगा। सवाल कहता है कि सिक्का पर पट आने की घटना, ये चीज आपको निकालना है, सिक्का पर पट आने की घटना। तो सिक्का पर पट आने की घटना क्या गो है, देखो पट मतलब कहने का मतलब है टी, तो टी वाली कंडीशन इसमें टोटल 4 गो हैं, तो मैंने लिखा 4। तो पी की वैल्यू हो जाएगा 1/5, क्योंकि एनी बटा एनएस 4 इसका और एनएस 20, 1/5 हो गया। एफ की वैल्यू कहता है कम से कम एक पासे पर 3 का प्रकट होना, कम से कम एक पासा पर 3 आएगा, तो इसमें से टोटल वैल्यू 7 को मैंने यहां निकाल कर रखा है, जिसमें से एक पर 3 आ रहा है कम से कम, देखो कम से कम 3 आ रहा है ना, तो ऐसे 7 हैं, तो पीएफ का मान 7/20 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन 0 होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ और कंडीशन है, यहाँ कुछ और कंडीशन है, तो इंटरसेक्शन इसका 0 हो जाएगा। तो PE/F निकालोगे अगर तो E इंटरसेक्शन F/PF हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू मैंने 0 लगाया और PF की वैल्यू 7/20 लगाया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पास 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इस सेशन का लास्ट सा सवाल है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ, है ना, जो 13.2 के लिए होगा। तब तक आप जो है इसका अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए और समझ लीजिए सवाल को क्या कहता है यहाँ पे।
कि यदि पी ए की वैल्यू 1/2 है, पी ई का मान 0 है, तो पी ए बटा बी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? पी ए बटा बी का वैल्यू आपको निकालना है। तो पी ए बटा बी का पहले तो फार्मूला लगा लो आप, पी ए बटा बी का आप फार्मूला लगा लो। तो फार्मूला कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। आप कहोगे सर पी ए इंटरसेक्शन बी का माने नहीं दिया हुआ है, तो इसका मान छोड़ो, हटाओ, इसके मान से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पी बी का तो मान दिया हुआ है, तो पी बी का मान दिया हुआ है 0। अब बताओ, किसी का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तब क्या हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बटा बी बराबर पी बी बटा ए, ये देखो ये दोनों बराबर दिया हुआ है और ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं। ये पी ए बटा बी और पी बी बटा ए, इसका क्या मतलब है बताओ? इसका अगर फार्मूला लगाओगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी आएगा ना जी, और इसका फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी ए आएगा ना। मैंने आपको कई बार बताया है कि इंटरसेक्शन ए चाहे बी का बोलो चाहे बी और ए का बोलो, दोनों इंटरसेक्शन बराबर होते हैं। तब क्या मिला हमारे पास? पी बी का वैल्यू जो है, पी बी का जो वैल्यू है वो पी ए के बराबर होगा, पी बी की वैल्यू पी ए के बराबर होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ए कहता है ए सबसेट बी, ये भी बिल्कुल ना होगा, ए बराबर बी भी नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होगी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, राइट आंसर है, पी ए बराबर पी बी, है ना। तो तब तक के लिए चलते हैं हम और मिलते हैं आपसे नए वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।